हेलो बच्चों, आज हम अपने हिंदी उत्सव पाठमाला पुस्तक में दिया गया पाठ असाध्य एड्स के बचे हुए भाग यानी शेष भाग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमने फर्स्ट वीडियो में कौन कौन सी बातें पढ़ी। सर्वप्रथम हमने जाना कि एड्स एक असाध्य, जानलेवा, भयंकर बीमारी है। दूसरी बात हमने जानी कि लोग इस बीमारी से ग्रसित मनुष्य से या रोगी से घृणा करते हैं। यहाँ तक कि कक्षा में अगर बच्चों को यह पता चल जाए कि किसी बच्चे के रिश्ते में या कोई उनका संबंधी इस रोग से ग्रसित है तो लोग उस बच्चे उसको चढ़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। इस रोग के प्रति लोगों में कई एक भ्रांतियाँ हैं, इसलिए लोग रोगी के प्रति घृणा भाव रखने लगते हैं, उसे सहानुभूति नहीं दे पाते हैं। तीसरी बात हमने जानी कि ऐसे ही कक्षा में एक आदिल नाम के छात्र के साथ ये घटना घटी। उसे दूसरे बच्चे चढ़ा रहे थे क्योंकि उसके दादाजी को यह बीमारी हो गई थी, वे HIV पॉजिटिव पाए गए थे। अतः जब बाकी बच्चों को इसकी जानकारी हो गई तो आदिल नामक बच्चे को दूसरे बच्चे चढ़ा रहे थे। अतः कक्षा अध्यापिका को डॉक्टर को बुलाकर बच्चों को इस बीमारी के बारे में समुचित सूचना दिलानी पड़ी, उनके शंका का समाधान करना पड़ा। डॉक्टर जो आए थे वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टर थे, डॉक्टर अय्यर। उन्होंने एड्स बीमारी की व्याख्या की। वास्तव में एड्स जिन 4 अंग्रेजी के लेटर्स से बना है, उन चारों लेटर्स की उन्होंने व्याख्या की। ये बात हमने पिछले पाठ में पढ़ी। और आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि इस एड्स बीमारी के जड़ में, मूल में एक वायरस है जिसका नाम है HIV। और डॉक्टर अय्यर इस HIV वायरस या विषाणु के बारे में बच्चों को व्याख्या कर रहे हैं, बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि पिछले पाठ में भी हमने बताया था, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी अंडरस्टूड है बच्चों, और V फॉर वायरस। तो इस तरह से वायरस का जो नाम है ये आपको जानना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। यह वायरस जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति में बीमारियों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। बच्चों, नीचे एक चित्रमाला दी गई है और इसकी सहायता से हम इस वायरस के बारे में, कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें कमज़ोर कर देता है और बीमारी के प्रति हमें प्रोन या बीमारी के प्रति हमें उन्मुख या नज़दीक कर देता है, इस तरह व्यक्ति बीमारी के करीब हो जाता है। बच्चों, अब हम नीचे दिए गए चित्रावली को देखेंगे। इसमें 6 चित्र दिए गए हैं और एक एक चित्र करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम रक्त संरचना के बारे में थोड़ी सी बात जान लें, क्योंकि यहाँ पर जो बातें चित्र में दी गई हैं वो रक्त से संबंधित ही दी गई हैं। तो आप अपने विज्ञान विषय में पढ़े होंगे कि रक्त की संरचना पढ़े होंगे। तो रक्त की संरचना में आपने पढ़ा होगा कि 4 चीज़ें होती हैं हमारे रक्त में। प्लाज्मा, जो शरीर का
के वो रक्त में आधा से ज़्यादा इसका हिस्सा होता है और आधा से कम में 3 चीज़ें होती हैं, जिसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीज़ें होती हैं। ये सॉलिड या ठोस रूप में होती हैं। तो और इन सब का हमारे शरीर में या इन सब का रक्त में बड़ा महत्व है, सब मिलके रक्त बनता है और रक्त का हमारे शरीर में बहुत महत्व है, ये आप जानते ही हैं। तो सबसे पहला चित्र हमें श्वेत रक्त कणिकाओं के महत्व को बताता है, क्योंकि ब्लड में इनकी जो उपस्थिति होती है वाइट ब्लड सेल्स की, यही हमारे शरीर को रोग मुक्त रखते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले चित्र में ये जो श्वेत रक्त कणिका है, इसका एक तरह से पर्सनिफिकेशन कर दिया गया है, मतलब इसको एक व्यक्ति के तौर पर बना दिया गया है और ये व्यक्ति बॉडीगार्ड की तरह से हमारे शरीर में उपस्थित, हमारे रक्त में उपस्थित रह करके हमारे शरीर की रक्षा करता है, रोग से हमें मुक्त रखता है। और दूसरा चित्र जो आप देख रहे हैं, दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका आपस में एक साथ खड़े हैं। तो इस तरह से ये जो श्वेत रक्त कणिका है, ये हमारे शरीर में जीवाणु रोधक का कार्य करती है। इसकी मौजूदगी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। बाहर से कोई भी रोगाणु शरीर में यह प्रवेश नहीं करने देती है। इसी तरह से आप तीसरा चित्र देखिए। तीसरे चित्र में श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण हमारा शरीर रोग मुक्त है। आप देख रहे हैं श्वेत रक्त कणिकाएं मानव शरीर के रूप में दिखाई गई हैं और शरीर को रोग मुक्त रखती हैं और जो रोगाणु हैं उन्हें दबा देती हैं, उन्हें समाप्त कर देती हैं। चित्र में आप देख रहे हैं रोगाणु को किस तरह से श्वेत रक्त कणिका दबा कर रखी है, यही उसका मतलब है। और फिर चौथे चित्र में आप देखिए कि HIV के कीटाणु शरीर में किसी तरह से प्रवेश कर रहे हैं मानव शरीर, और जब ये प्रवेश करते हैं तो ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये श्वेत रक्त कणिकाओं को भी प्रभावित करने लगते हैं, उन्हें नष्ट करने लगते हैं और हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है। आप पांचवें चित्र में देखिए। पांचवें चित्र में आप देख रहे हैं कि HIV के कीटाणु शरीर में पहुंचते ही श्वेत रक्त कणिकाओं को इतना कमज़ोर कर देती हैं, इतना कम कर देती हैं कि एक तरह से ये श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में समाप्त होने लगती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में रोग अवरोधक का कार्य करती हैं, रोग मुक्त हमें करती हैं, और यही जब खत्म हो जाएंगी तो हमारा शरीर तो फिर कई तरह के रोगों के प्रति बड़ा ही उन्मुख हो जाएगा, कई प्रकार के रोगों को वो रिसीव करने लगेगा, मतलब कई प्रकार के रोगों से ग्रसित होने लगेगा और इस तरह से जो हमारा रोगों को रोकने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर आप देख रहे हैं छठे चित्र में कि जब शरीर में ये HIV के कीटाणु प्रवेश कर गए तो पूरी तरह से मनुष्य का शरीर कमज़ोर हो गया और HIV के विषाणु शरीर में इकट्ठे होने लगते हैं और सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, व्यक्ति कमज़ोर होने लगता है और दूसरे रोगों के चपेट में आने लगता है। तो ये चित्र दिखाकर डॉक्टर अय्यर ने बच्चों को 2 चीज़ों के बारे में बताया। एक तो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में परिचय दिया और दूसरा किस तरह से HIV के विषाणु इन श्वेत रक्त कणिकाओं को प्रभावित करते हैं और हमारे शरीर को एड्स रोग के प्रति उन्मुख बना देते हैं,
उन्मुख का मतलब बच्चों आप समझते होंगे, उसके एड्स रोग के करीब ला देते हैं। अब आगे हम पाठ पर फिर आते हैं। इस बार कक्षा में जो दूसरी छात्रा थी माधुरी, वह पूछती है कि हमारे शरीर में यह वायरस किस प्रकार प्रवेश करता है। और डॉक्टर अय्यर जवाब देते हैं कि यह जानना बहुत आवश्यक है कि हमारे शरीर में एड्स के वायरस, HIV के वायरस किस तरह से पहुंच जाते हैं, क्योंकि यही जानना हमारे लिए आवश्यक है। यही जानकर हम अपने आप को इस वायरस से दूर रख सकते हैं और इसके बाद बहुत सी भ्रांतियाँ या भ्रम इस रोग के बारे में जो हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से डॉक्टर अय्यर बताते हैं कि एड्स के रोगी को छूने से या उसके पास बैठने से यह रोग नहीं फैलता है। फिर एड्स रोग कैसे कोई व्यक्ति से संक्रमित होता है या किस प्रकार इसके विषाणु या वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, इसका सबसे पहला जो कारण डॉक्टर साहब ने बताया वो है संक्रमित सुई या इन्फेक्टेड नीडल का प्रयोग। कैसे होता है इन्फेक्टेड नीडल का प्रयोग? नंबर 1, यदि कोई डॉक्टर अनाड़ी है और वो रोगी के लिए जो सुई प्रयोग कर रहा है वह इन्फेक्टेड है और वही सुई किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, मतलब सुई एक बार इन्फेक्टेड व्यक्ति को प्रयोग में लाई गई और फिर उसी सुई का प्रयोग किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए किया जाए, तो इन्फेक्टेड या संक्रमित व्यक्ति के शरीर से HIV के जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरी बात वो बता रहे हैं कि कुछ लोग नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं जिसको ड्रग्स कहते हैं और वो बार बार एक ही सुई का प्रयोग करते हैं। हो सकता है वे संक्रमित हों और वही सुई फिर उनके दूसरे किसी साथी ने प्रयोग कर लिया। तो इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में संक्रमण या HIV के वायरस का प्रयोग, HIV के वायरस का प्रवेश आसान हो जाता है। तीसरी बात है कि कभी कभी आप देखते हैं कि लड़कियां या महिलाएं नाक, कान या त्वचा पर वो छेद करवाती हैं आभूषण पहनने के लिए। अब उस समय जो सुई का प्रयोग हो रहा है वह सुई अगर इन्फेक्टेड है तो उसके माध्यम से HIV के वायरस व्यक्ति के शरीर में पहुंच सकते हैं। और चौथा कारण संक्रमित सुई का कैसे प्रयोग होता है? बच्चों, शायद आपने देखा होगा या सुना होगा कि लोग पहले अभी भी गोदना, एक तरह से टैटू आप कह सकते हैं। इस समय पुराने समय में गोदना कहते थे। वो रंग भर करके सुई में शरीर में तरह तरह की फूल पत्ती त्वचा पर लोग बनवाते थे। आज भी टैटू बनवाते हैं, आप देखे ही होंगे। जैसे मेहंदी वगैरह लगाई जाती है तो ये टैटू सुई से बनाया जाता है, रंग भरकर उसमें, और वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। टैटू जो बनता है या गोदना जो बनता है, शरीर पर जो फूल पत्ती उकेरा जाता है। तो अगर सुई संक्रमित है, सुई स्टेरलाइज नहीं है, मतलब उसे ठीक प्रकार से साफ नहीं किया गया है और एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो उस समय भी विषाणुओं का हमारे शरीर में प्रवेश करना, HIV के वायरस का शरीर में प्रवेश करना आसान हो जाता है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने जो उपाय बताया या तरीका बताया जिसकी माध्यम से शरीर में HIV के वायरस प्रवेश करते हैं, वह उन्होंने बताया है संक्रमित रक्त का अगर दूसरे व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उसे चढ़ाया जाता है किसी कारणवश, तो जैसे कभी कभी
ऑपरेशन के समय शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, उस समय रक्त की आवश्यकता पड़ती है। और यदि रक्त स्वस्थ व्यक्ति का न मिलकर किसी संक्रमित व्यक्ति का जो HIV इन्फेक्टेड है उसका मिल गया और वो रक्त शरीर में चढ़ा दिया गया, तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में यह विषाणु रक्त के माध्यम से प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बच्चों और भी शरीर में रक्त के साथ या रक्त के अतिरिक्त और भी शरीर में रक्त के जो विभिन्न भाग हमने बताया, जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि की भी जरूरत पड़ती है। अलग अलग रोगों में अलग अलग इन रक्त के हिस्सों की जरूरत पड़ती है। रक्त के ये हिस्से हैं प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, तो इनके भी चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। और ये प्लाज्मा या प्लेटलेट्स अगर किसी अस्वस्थ व्यक्ति के हैं, HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति के हैं, तो वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में जा सकते हैं। और तीसरा एक मुख्य कारण है बच्चों, वह है कि स्त्री पुरुष के जो संबंध होते हैं उसमें अगर एक संक्रमित व्यक्ति है दो में से, तो उस स्थिति में भी यह HIV के वायरस या ये विषाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यौन संबंध सुरक्षित होना चाहिए और उसके लिए डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। चौथा, यदि कोई माता HIV इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, और वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, तो माँ के दूध के साथ बच्चे के शरीर में यह विषाणु प्रवेश कर सकता है। तो डॉक्टर अय्यर ने ये 4 तरीके बताए, जिन तरीकों के द्वारा जिस तरह से मनुष्य के शरीर में एक संक्रमित व्यक्ति का अगर कोई भी फ्लूइड या ब्लड चला जाता है तो दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो अगर इन कारणों से बचा जाए, इन कारणों पर ध्यान दिया जाए, इन कारणों के प्रति जो ऊपर 4 कारण बताए गए हैं इनके प्रति हम सतर्क हो जाएं, तो हम इस रोग से बच सकते हैं, इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। और ये बात सब लोगों को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। डॉक्टर की इतनी सारी बात के बाद कक्षा का एक और भी छात्र सुशांत हाथ उठाता है और वो पूछना चाहता है कि एड्स के रोगी को क्या परेशानी होती है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया, एड्स का रोगी हो गया, तो उसे क्या परेशानी हो सकती है, क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। डॉक्टर अय्यर जवाब देते हैं, एड्स से ग्रसित व्यक्ति का वजन लगातार घटने लगता है, पहला लक्षण। दूसरा, रोगी की जांघ और बगल और गर्दन की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। उसे हमेशा हल्का बुखार रहता है। उसके मुंह और जीभ पर सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं। साथ ही उसे अन्य बीमारियों के संक्रमण का भी खतरा हो जाता है। लेकिन बच्चों, एक बात और भी डॉक्टर अय्यर स्पष्ट करते हैं कि कुछ इसी तरह के लक्षण तपेदिक के रोगियों में भी मिलते हैं। तपेदिक का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट, टीबी का पेशेंट भी कहते हैं उसको। तो उसे भी हल्का बुखार होता है और थोड़ी मुंह और जीभ में सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, ग्रंथियां पड़ जाती हैं। तो इस तरह से जो है, जो तपेदिक के अगर रोगी हैं तो उनका भी ठीक तरीके से जांच होना चाहिए और उन्हें एकाएक नहीं घबरा जाना चाहिए कि कहीं एड्स की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि हर तपेदिक की बीमारी को एड्स जैसा नहीं ट्रीट करना चाहिए। मतलब उसको ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कहीं व्यक्ति को एड्स की बीमारी तो नहीं हो गई है। एक बात और बच्चों, एड्स की बीमारी का जब रक्त या ब्लड का टेस्ट होता है, रक्त की जांच होती है, तो उस टेस्ट का दो टेस्ट होते हैं मुख्य रूप से, और उनके नाम आप जान लीजिए। जैसा कि डॉक्टर अय्यर ने बताया कि पहला जांच जो होता है एड्स के रोगी का, वह है एलिसा टेस्ट, और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉट। ये 2 टेस्ट होते हैं
ये दो तरह के टेस्ट या 2 टेस्ट हैं जो ब्लड का टेस्ट होता है, एक तरह से आप समझ लीजिए। और ये दोनों टेस्ट से जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति को HIV वायरस या HIV इन्फेक्शन है या नहीं। कक्षा की अन्य छात्रा तान्या है और उसने भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उसने डॉक्टर अय्यर से पूछा कि सर, जिस दिन कोई व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाता है, क्या उसे उसी दिन बुखार आ जाता है और ग्रंथियां सूज जाती हैं? डॉक्टर अय्यर जवाब देते हैं कि वास्तव में HIV के शरीर में प्रवेश करते ही कुछ पता नहीं लगता है। संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य व्यक्ति जैसा ही कुछ दिनों कुछ वर्षों तक दिखता है। इसे एड्स की स्थिति तक पहुंचने में 7 से 10 वर्ष तक का समय लगता है। कोई HIV पॉजिटिव है, इसकी जानकारी केवल रक्त की जांच से ही मिलती है। डॉक्टर फिर पुनः बताते हैं कि उनके कोट पर लाल रिबन, जैसा कि आप पाठ के शुरू में ही देख चुके हैं, तो वो लाल रिबन का चिन्ह उनके कोट पर बना हुआ है। तो डॉक्टर ने बताया कि ये जो लाल रिबन का चिन्ह है, यह एड्स के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है, जैसा कि पाठ के शुरू में आप पढ़ चुके हैं। ये आप याद रखिएगा कि यह चिन्ह किस बात को इंगित करता है, किस बात का संकेत करता है। तो ये रेड रिबन जो है वो एड्स के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। एड्स के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान 1977 यानी 1977 से आरंभ हुआ। सभी देशों की यही धारणा है कि विश्व के सभी लोग इस रोग की गंभीरता को समझें, इसके कारणों को जानकर इसे फैलने से रोकें। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा अपने सोशल साइंस में। इस संस्था ने 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस घोषित किया है। ये बात भी आप याद रखेंगे। 1 दिसंबर का जो दिन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस के रूप में घोषित है और इस दिन को लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जाता है। तरह तरह से वर्कशॉप लगा करके, स्कूलों में जा करके, पत्रिकाओं के माध्यम से। यूँ तो हमेशा ही सरकार और जो गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ हैं जो कि लोगों को जागरूक कर रही हैं। विद्यालयों में वर्कशॉप लगा करके विद्यार्थियों को जागरूक कर रही हैं और इस बीमारी का खतरा, इससे बचने का उपाय, ये लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि बीमारी बहुत ही भयानक है और अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं ढूंढा जा सका है। ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से डॉक्टर साहब बताते हैं कि दूसरा अभियान कार्यक्रम 2004 से लागू किया गया। इस रोग से लड़ने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को NGO कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कार्य कर रही हैं। विद्यार्थियों में इस रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष 20,000 विद्यालयों में जानकारी देने का लक्ष्य रखा गया है। और हम लोग जिस दिन की बात पढ़ रहे हैं, जहां अध्यापिका ने डॉक्टर को बुलाकर बच्चों को एड्स रोग की जानकारी दिया है, उस दिन भी विद्यालय में कार्यशाला लगाई गई है। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आपके विद्यालय में कार्यशाला जो लगाई गई है, इसी अभियान का ही एक हिस्सा है। और अंत में डॉक्टर अय्यर ने शांत बैठकर सुनने और अच्छे प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को धन्यवाद दिया और उन्होंने बच्चों को हिदायत दी कि बच्चों, आप सभी इस देश के आने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं। आज के बच्चे ही कल के नागरिक हैं और बच्चों को यह याद रखना चाहिए कि इस रोग का अभी तक कोई उपचार नहीं है। अतः इस रोग के कारणों को जानने के बाद सदैव इस रोग से बचकर रहें। याद रखें, एड्स के रोगी को घृणा या मजाक का विषय मत बनाइए, नहीं बनाना चाहिए। इन रोगियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिससे इनमें जीने की इच्छा जगे, इनके अंदर आत्मसम्मान जगे, नहीं तो इनका मनोबल गिर जाएगा।
इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, फिर इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बच्चे डॉक्टर साहब की बात सुनने के बाद ऐसा करेंगे। इस तरह से सभी बच्चों को डॉक्टर ने धन्यवाद दिया। और जब बच्चों को इतनी बड़ी जानकारी मिल गई तो उनके चेहरे अनुभव की परिपक्वता से चमक रहे थे। मतलब जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद अब बच्चे अपने को अनुभवी समझ रहे थे, परिपक्व समझ रहे थे। और इस तरह से अध्यापिका ने डॉक्टर अय्यर का धन्यवाद दिया और बताया कि कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे घरों से हैं, समझदार घरों से हैं और उनके माता पिता भी HIV पॉजिटिव लोगों को प्यार से, सम्मान से उनके साथ व्यवहार करते हैं और उनका इलाज भी करने में उनकी मदद करते हैं। इस तरह से बच्चों, अध्यापिका और डॉक्टर अय्यर और मैं स्वयं आपको यह बताना चाहूँगी कि पाठ के साथ, पाठ के माध्यम से जो आपको जानकारी दी गई, ये जानकारी आपको समझदार बनाएगी। धन्यवाद बच्चों।